सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा बात। पिछली बार हमने भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बातचीत की थी। भारत के संवैधानिक विकास में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे संदर्भ में हमने बात करी और उसके बाद हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करी जो 1773 में आता है। इसके पश्चात जो नया एक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्या था? ये बहुत आवश्यक है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर पूरी तरह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका था, लेकिन इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन में किस प्रकार से नियंत्रण में लेकर आना था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इंग्लैंड गवर्नेंस। बहुत आवश्यक हो जाता है ये चीज समझना कि जब उस समय ब्रिटेन की जो सरकार थी वहां पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर क्राउन सिस्टम लागू होने वाला ही था। क्राउन सिस्टम जो था क्वीन विक्टोरिया का शासन था, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर यह बात अवश्य रूप से जाननी आवश्यक हो जाती है कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, ये एक ऐसा एक्ट था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति के दायरे को थोड़ा सा सीमित किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या था। कंपनी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के करप्शंस थे या भ्रष्टाचार थे, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए भारत में द्वंद्व शासन नीति को लेकर द्वंद्व शासन नीति को लेकर आया गया और ये कंपनी के कार्यों को दो भागों में डिवाइड कर रही थी। पहला था डायरेक्टर यानी निर्देशक मंडल, दूसरा आपका था इसके अंदर नियंत्रक मंडल। जिसको इंग्लिश में कंट्रोलर का नाम भी कहा गया है। अब निर्देशक मंडल क्या था, यह बहुत आवश्यक है। निर्देशक मंडल वह वर्ग था जो भारत में जो व्यापारी रह रहे थे, उनके जितने भी कार्य थे उनको भारत में ही रहते हुए देखना था, समझना था कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से व्यापार कर रहे हैं, इनकी व्यापार की नीतियां क्या है, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने का कार्य किसको दिया गया था? निर्देशक मंडल को। वहीं जो दूसरा था आपका नियंत्रक मंडल का कार्य क्या था कि इंग्लैंड में रहते हुए राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को वो देखेंगे। यानी यहाँ पे दो तरह के लोगों की नियुक्ति की गई थी। एक वो लोग थे जो भारत के अंदर जितना भी व्यापार यानी जितना भी ट्रेड किया जा रहा है उसको देख रहे थे, क्योंकि ये भी अंग्रेजों के ही लोग थे। और एक वो वर्ग था जो इंग्लैंड में बैठ करके, ठीक है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में उनका पूरा पूरा पार्टिसिपेशन है और वहां रहते हुए वो जितने भी यहाँ के अंदर भारत में ही राजनीतिक निर्णय थे, सैन्य संबंधी निर्णय थे, उन सब को कंट्रोल करने का काम कर रहे। पिट्स इंडिया एक्ट के उपरांत एक नया चार्टर एक्ट निकल कर आता है जो 1786 का चार्टर एक्ट था। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत के जो गवर्नर थे उनको भारत में पहली बार वीटो की शक्ति यानी वीटो पावर दी गई थी। अर्थात उनके पास एक स्पेशल पावर थी जिसका इस्तेमाल वो किसी भी प्रकार के प्रोविजंस को, किसी भी प्रकार के नियम को लागू करने के लिए कर सकते थे। मान लीजिए कि अगर मान लो कोई इस प्रकार का नियम बनता है जो भारत के नागरिकों के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन किसी कारणों से वो ब्रिटिश अंपायर के फेवर में नहीं जा रहा है, तो यहाँ भारत के गवर्नर को पूरी तरह से ये शक्ति दी गई थी कि वो अपनी उस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे बने हुए जितने भी नियम हैं उनको खंडन कर सके या उनको समाप्त कर सके। एज कंपेयर टू जैसे हमारे देश के अंदर अब हम जब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर दी जाती है, दैट इज द वीटो पावर। वो उनका जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद किसी भी क्या कहते हैं जितने भी गवर्नेंस के जो टूल्स है, चाहे आपका पार्लियामेंट हो गया, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, इनको ये राइट ही नहीं होता कि आपने जो है किस वजह से उसको साइन किया। उन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद उन्होंने उस अधिनियम को अपने पास रख लिया और अब उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि आपने साइन क्यों नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ सेम मैसेज जैसे वीटो का इस्तेमाल स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से जब 1786 में चार्टर एक्ट किया आता है तो उसमें भारत के गवर्नर को भी एक वीटो की पावर दी गई जिसका प्रयोग वो किसी भी प्रकार से कर सकता था, किसी भी अधिनियम या किसी भी प्रकार के कानून को पूरी तरह से निरस्त करने के लिए। 1786 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बाद एक नया चार्टर एक्ट आता है 1813 में। 1813 का चार्टर एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कारण ये एक ऐसा एक्ट था जो अपने साथ
भारत में व्यवस्था, खासकर शिक्षा व्यवस्था के बदलाव में बहुत बड़ा सूचक बनकर के सामने आया था। 1813 के चार्टर एक्ट में एक बात सामने आई थी और एक प्रोविजन भी किया गया था। वो क्या किया गया था कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, उस शिक्षा व्यवस्था में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। रुपए उस समय था या नहीं ये हम नहीं जानते। 1 लाख जो है उसका प्रतिवर्ष वहां पे खर्च किया जाएगा। दूसरा, साथ ही इसमें एक और जो चीज की गई थी वो ये की गई थी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया। भारत में दो चीजें हुई। पहला, शिक्षा जो व्यवस्था थी भारत की, उसमें ब्रिटेन जो है, खासकर जो उस समय जो राजा का शासन चल रहा था, उनकी तरफ से ये चीज रखी गई थी कि 1 लाख का खर्च शिक्षा में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम अगर देखते हैं तो 1813 से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आने शुरू हो गए थे। और जो दूसरा है, जो ईसाई मिशनरी है, उनको प्रोत्साहन दिया गया पूरी तरह से कि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। 1833 का चार्टर एक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कारण इस चार्टर एक्ट में ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी एकाधिकारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। इट मीन्स अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे उनको समाप्त किया गया। और दूसरा, इसमें विधि के सदस्यों को जोड़ा गया। विधि सदस्य कौन? विधि के सदस्यों को जोड़ा गया। इट मीन्स वहां ब्रिटेन में गवर्नेंस के पार्ट में जो लोग थे, यानी जो शासन व्यवस्था का हिस्सा थे, उन लोगों को इसमें जोड़ा गया। और तीसरी एक और जो चीज इसके अंदर की गई, शिक्षा का माध्यम। अंग्रेजी को रखा गया। ये तीन बातें इस 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1853 का यह चार्टर एक्ट अंतिम एक्ट था और इस एक्ट में विधि परिषद का गठन किया गया था। पहली चीज, विधि परिषद का गठन। विधि परिषद क्या? जो शासन से संबंधित जितने भी नियम है, कानून है, उन सबको बनाएगी और लागू करेगी। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आया। कंपनी जो है उसने क्या किया था कि कंपनी के अंदर जितने कर्मचारी थे वो अब कंपटीशन दे सकते हैं, प्रतियोगिता दे सकते हैं। दूसरा, विधि परिषद का जब गठन किया गया तो उसमें ये चीज बहुत क्लियर कर दी गई थी कि इसमें जो सदस्य होंगे वो वहां क्राउन सिस्टम के द्वारा, यानी ब्रिटेन में जो लोग विधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहीं से चुनकर आएंगे और उन्हीं के द्वारा इसका गठन भी किया जाएगा। और इसके गठन के उपरांत भारत के अंदर जिस भी प्रकार के कानूनों की, नियमों की, या फिर विशेष रूप से जिस भी प्रकार के प्रोविजंस की आवश्यकता पड़ती है, उनको बनाने और लागू करने की सारी जो जिम्मेदारी है इस विधि परिषद की रहेगी। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 4 चीजें होती हैं। पहली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में पूरी तरह से बैन कर दी गई, उसका शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। और भारत, और अब जो है भारत का जो शासन था किसको दिया गया? इंग्लैंड के राजा को। एक बात ये है। दूसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, भारत के जो वायसराय थे उन पे नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिवों की नियुक्ति की गई।
और ये जो राज्य सचिव थे ब्रिटेन के ही मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। यानी वायसराय का जो पद था भारत में बहुत इंपॉर्टेंट पद था उस टाइम पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। लेकिन जो वायसराय थे अब इन पर जो कंट्रोल था वो किसका कर दिया गया? राज्य सचिव का। और यह राज्य सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा था? ब्रिटेन में वह पहले से ही मंत्री था, उस व्यक्ति को ही राज्य सचिव नियुक्त किया जा रहा था। तीसरी बात इसमें क्या कही गई? तीसरी बात जो इसमें कही गई थी वो क्या कही गई थी? राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम नियुक्त की गई थी जिसको भारतीय परिषद का गठन कहा जा सकता है। यानी ये जो 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे विशेष रूप से भारतीय थे और ये पहली बार भारत में इन 15 सदस्यों का नियुक्त किया गया था जिनका कार्य राज्य परिषद में अपना सहयोग ये देना था कि बताना था कि भाई भारत जैसे राष्ट्र में किन चीजों को लेकर के काम किया जा सकता है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है और किन किन चीजों का अभाव है, अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी है तो उसमें और क्या काम किया जा सकता है। ये जो 15 सदस्य थे भारतीय परिषद में इसका गठन किया गया था और इनका कार्य जो था पूरी तरह से क्लियर था कि इन्हें जो भी काम करना है ब्रिटेन को ध्यान में रखते हुए करना है, उसके अगेंस्ट जाके नहीं करना है। अप्रैल 1876 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत को पूरी तरह से ब्रिटेन के हाथों सौंपा गया था और इस दिन ये चीज डिक्लेयर कर दी गई थी कि भारत की जो शासिका है वो ब्रिटेन की महारानी यानी इंग्लैंड की महारानी थी और 28 अप्रैल 1876 को उनको घोषित कर दिया गया था कि वो जो है भारत की शासिका है और उनके अंडर में ही रह करके भारत के अंदर सारी शासन व्यवस्था को देखा जाएगा और सारी शासन व्यवस्था को चला। 1861 का जो अधिनियम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट भारत में पहली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। क्या हुई थी? इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की स्थापना की गई थी। आईपीसी जो है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लॉ उनको लाया गया और ये जो लॉ थे पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष थे इन सब चीजों को लेकर के। हालांकि निष्पक्ष तो क्या कहना है क्योंकि ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन के लोगों के लिए अलग तरह के कानून थे और भारतीयों के लिए अलग प्रकार के कानून थे। और आईपीसी की जो स्थापना थी इसके अंतर्गत क्या किया गया था? कलकत्ता में ही हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा चुकी थी, लेकिन अब जो है एक ऐसी अधीनस्थ व्यवस्था को लेकर आया गया कि सुप्रीम कोर्ट से पहले एक और कोर्ट होगी जिसको हाई कोर्ट कहा गया, ठीक है। और ये जो हाई कोर्ट थी इंडियन पेनल कोड के तहत बनाई गई थी और इसमें एक और जो चीज की गई थी वो क्या की गई थी? सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। इट मीन्स पहले जो पूरी की पूरी गवर्नेंस जो हम कह रहे हैं या ये कह लो कि जो कंट्रोलिंग का जो हिस्सा था वो बंगाल था, ठीक है। अब किसको कर दिया गया था? बंगाल से वो सारी की सारी पावर जो थी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब बंगाल नहीं था, ऑलराइट। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बंगाल नहीं था। बंगाल में पावर को पूरी तरह से कंट्रोल यानी सेंट्रलाइज नहीं रखा गया था, उसकी पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया था इन दो जगह बॉम्बे और मद्रास में। 1892 भारतीय शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण इसमें दो चीजें हैं। पहला, बजट पर बहस शुरू की गई। दूसरा, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। यानी पहली चीज, भारतीय शासन अधिनियम के तहत जो 1892 का भारतीय शासन अधिनियम है, बजट आता था, लेकिन बजट जो है ब्रिटेन से आ रहा था। अब वो जब ब्रिटेन से बजट बनकर आ रहा था, उन्हें कैसे पता कि हमारे देश में किन चीजों की आवश्यकता है और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है? ऑब्वियसली बात है ये तो, ठीक है। अब आपको जब ये पता ही नहीं है कि हमारे राष्ट्र के अंदर किन चीजों की आवश्यकता है और किन चीजों के लिए आपको काम करना चाहिए, तो ऐसे में आप पहले ही बजट बना के भेज रहे हैं। अब वो बजट जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है चीजों को, तो ऐसे में
1892 के भारतीय शासन अधिनियम ने एक ये जो है अधिकार दिया बजट को कि जब भी बजट आता वहां से बन करके, तो एक अधिकार दिया गया कि आप बजट के ऊपर बहस कर सकते हैं, और बहस करने के साथ साथ अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी है या और किसी तरह के फंड को आप रिलीज करवाना चाहते हैं, तो उसमें जो है आप इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और साथ ही इसके ऊपर प्रकाश भी डाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इस बजट में इन चीजों की कमी है, कृपया करके इसके ऊपर भी काम किया जा सके। पर ब्रिटेन की मर्जी थी कि वो करना चाहती थी या नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने तो पूरा एक अधिकार अपना जमाया ही हुआ था। दूसरा, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे देश के अंदर पहली बार ये किया गया था कि विभिन्न प्रकार के निर्वाचन सदनों की स्थापना की गई थी, यानी कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से लोग जो है वोट डालेंगे। अब ये वोट का जो दायरा था या ये निर्वाचन क्षेत्र जो बनाए गए थे, उसमें किन लोगों को शामिल करना है, इसका डिसीजन जो था अकॉर्डिंग टू 1892 भारतीय शासन अधिनियम के तहत, वो भी ब्रिटिशर्स के पास था। यानी किन लोगों को इसके दायरे में लाना है, किन लोगों को इसके दायरे से बाहर करना है, वो भी ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। भारतीय नहीं डिसाइड करेंगे कि भाई आप उस निर्वाचन प्रणाली का हिस्सा हैं अथवा नहीं। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितना कंटेंट आप लोगों को बताया है, पढ़ाया है, यहाँ तक कि जो भी आप लोगों को किसी भी कंटेंट के ऊपर जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ या डिस्कस किया हुआ जो भी चीजें आपको पसंद आती है, सिलेबस है या फिर कंटेंट है, तो आप कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। और अगर भविष्य में जो भी आप टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसको कमेंट के थ्रू मेरे पास जरूर भेजिए कि मैडम मुझे आपसे इस टॉपिक के विषय में समझना है या इस टॉपिक के विषय में पढ़ना है। तो कृपया करके आप हमारे पास अपना एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी जरूर प्रेस करिएगा। पॉलिटिकल नॉलेज विद डॉक्टर वर्षा। थैंक यू सो मच।